जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मैं हूं नन्हे पहलवान। मेरे साथ हैं प्रारब्ध के फाउंडर एंड एडिटर अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार नन्हे, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जय जय श्री राम जी। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, उससे पहले कहा जाता था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो एड जाती थी ना, उसका 99% हिस्सा कश्मीरी खा जाते थे और लद्दाख और कारगिल वालों को कुछ मिलता नहीं था। 35 से 370, फिर उसके बाद लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाना, इसका बड़ा पुरजोर स्वागत हुआ था। पूरे लद्दाख एरिया में, पूरे लेह रीजन में, पूरे कारगिल में ढोल बजे, मिठाइयां बटी। लेकिन एक आदमी अपने पुराने एजेंडे पे तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। वो कभी बांग्लादेश जाता है मोहम्मद यूनुस से मिलने, कभी जाता है पाकिस्तान। अच्छा, उसका एक सेट पैटर्न है, बात हमेशा क्लाइमेट चेंज की करेगा। लेकिन इस बार उसने क्लाइमेट चेंज के साथ एक नया रुख अपनाया। हमें स्टेटहुड दिया जाए। 3.5 लाख की जनता है, एरिया बहुत बड़ा है। 3.5 लाख की स्टेट वाला कोई स्टेट आप इमेजिन कर सकते हैं उनीश जी? प्रारब्ध पे पिछले साल आपने गौरव प्रधान जी के साथ इस व्यक्ति के ऊपर 2 वीडियोस किए थे, इसको बुरी तरह एक्सपोज किया था। और वो आपकी सारी बातें, आज जो वीडियो में देख रहा था, वो बातें मुझे 100% एकदम सत्य समझ आई कि सही बात है। आपने तो 1.5 साल पहले कह दिया था कि ये आदमी डीप स्टेट का गुर्गा है, फॉरेन फंडेड है और इसका सिर्फ एक काम है, देश में अराजकता फैलाना। राहुल गांधी पिछले दिनों जो चिल्ला रहे थे ना, जनजी आंदोलन, जनजी आंदोलन, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ये उस बड़े आंदोलन की पहली सीढ़ी है? ठीक नन्हे, नहीं, ये किसी बड़े आंदोलन की पहली सीढ़ी नहीं है। और ऐसा मैं क्यों एक झटके में कह दे रहा हूं, आगे अभी बातचीत होगी कुछ मिनट। लेकिन देखो, आप जेन जे का आंदोलन या जेन जेड, मैं उसे जेन जे कहता हूं, जेन जे का जो आंदोलन है नेपाल में अगर हुआ, चलो उससे थोड़ा पहले हम चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में एग्जैक्टली आप उसे जेन जे का आंदोलन नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं, उन्होंने छात्रों को, सो कॉल्ड कथित छात्रों को अपना चेहरा बनाया। और चेहरा बनाने के बाद विदेशी शक्तियों की मदद से आफ्टर ऑल यूनुस धीरे से आ गया और वहां पर यूनुस प्लेस हो गया। ये मॉडल था बांग्लादेश का। नेपाल का मॉडल इससे थोड़ा अलग। नेपाल में वाकई नौजवानों ने लीड लिया, नौजवान ही चेहरा बने, नौजवान ही सड़क पर उतरे। लेकिन दोनों की तासीर में फर्क है। तासीर का मतलब दोनों की केमिस्ट्री में फर्क है। केमिस्ट्री में कैसे फर्क है? बांग्लादेश में शेख हसीना की एक थंपिंग मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, तो उसके खिलाफ माहौल बनाया गया कि साहब ये रिगिंग करके चुनाव जीती हैं। ये माहौल पहले 1-1.5 साल, पौने 2 साल से बांग्लादेश में बनाया गया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, मैं कह रहा हूं जानबूझ के, मुस्कुराहट आनी चाहिए कि ठीक ऐसा ही कुछ राहुल असफल तरीके से वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन को डाउट्स में लेके आना, ये कोशिश कर रहे हैं। यानी एक राहुल बांग्लादेश मॉडल उनका चल रहा है। ठीक, अब इसको जरा किनारे रख देते हैं। आ जाते हैं नेपाल। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल का युवा 17 साल से वहां डेमोक्रेसी के नाम पर वामपंथ की सरकार आई। पक्ष में भी वामपंथी रहे, विपक्ष में भी वामपंथी रहे। नेपाल की स्थिति आप समझिए, वहां ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस जो वहां थी वो भी लेफ्ट ओरिएंटेड ही थी, बिल्कुल आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ की कांग्रेस को बना दिया है। ठीक, अब हुआ क्या कि इन 17 सालों में नेपाल ने 14 सरकारें देखी लोकतंत्र के नाम पे। लेकिन उन 14 की 14 सरकारों में जो भी प्राइम मिनिस्टर बना, बारी बारी से सब बनते गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन भाई भतीजावाद, परिवारवाद, हाईएस्ट करप्शन, हाईएस्ट ऑफिसेज में, खुला भ्रष्टाचार, सब खाओ सबको खिलाओ। यानी आप कल्पना कर सकते हैं या आप मान सकते हैं कि 17 साल नेपाल में वही सरकार चली जो कांग्रेस की सरकार पिछले 65 साल इस देश में चली। एक खानदान, वहां बस अंतर इतना था कि कोई एक खानदान कंटिन्यू नहीं किया, अलग 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 फैमिलीज आते गए, लेकिन कोई किसी का बाप, कोई किसी का भतीजा, कोई किसी का चाचा, कोई किसी का पोता, बस यही चलता रहा।
नेपोटिज्म। इस नेपोटिज्म के खिलाफ नेपाल में युवाओं ने क्रांति की, जिसे आप जेनजे की क्रांति कह रहे हैं नेपाल के हवाले से। अब जरा ये बताओ, जब मैं कहता हूं कि आपने एक झटके में, मैंने आपसे कहा कि नहीं, नेपाल भारत में ऐसा कुछ नहीं है और ये किसी जेनजे की शुरुआत नहीं है, इसकी वजह जानते हैं क्या है? बाबू, हमने भारत में ये काम 2014 में कर लिया है। आपने 2014 में जब राष्ट्रवादी सरकार बनाई, फिर 19 बनाई, फिर 24 बनाई, तो ये काम हमने 2014 में कैसे किया? 65 साल इस देश में जो एक भ्रष्ट खानदान, 10 जनपद परिवार, नेपोटिज्म से भरा हुआ परिवार, उसने जो यहां सरकार चलाई, हमने उसको उखाड़ के सत्ता से फेंक दिया। न सिर्फ 5 साल फेंका, बल्कि फिर एक 5 साल, और उसके बाद फिर ये 5 साल के लिए और फेंक रखा है 14 से 24 से। अच्छा, केवल दिल्ली में ही नहीं किया ये आप काम, आपने सेंटर में ही नहीं किया 2014 में। 2014 के बाद भी ठीक नेपाल जैसी क्रांति, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गुंडई, अराजकता, सरकार का केवल परिवार के अंदर ही रह जाना, ये काम और आपने किया ना। 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था 2017 से पहले? वही भाई भतीजावाद, एक परिवार की दुकान, 2 से ढाई दर्जन लोग एक ही परिवार के, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई कुछ कोई कुछ। आपने 17 में वो सरकार उखाड़ के फेंक दी उत्तर प्रदेश में, फेंकी कि नहीं फेंकी? उसके बाद आपने 22 में 32 साल पुराना चलन फिर से दोहराया, यानी यहां उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के नेपोटिज्म जो यहां पर चल रहा था, आपने एक बार उसको फिर हटा दिया, नहीं आने दिया। इसके अलावा आपने बिहार में भी यही काम किया। तो भारत में कुछ स्टेट बचे हुए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी ये क्रांति चल रही है। बताइए आप, किसने कल्पना किया था कि वेस्ट बंगाल में, जहां की 32 साल लेफ्ट की सरकार रही, उसके बाद लगातार ममता बनर्जी की सरकार रही, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन भी बना पाएगी, ऐसी कोई कल्पना नहीं थी 2014 से पहले। लेकिन 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां अभी भी अग्रसर है, आगे ही आगे बढ़ रही है, नीचे नहीं जा रही। इसी तरह आपने ये क्रांति यहां कर दी है। इस आधार पर मैं कहता हूं कि भारत में नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार 2014 से न है न चल रहा है। नरेंद्र मोदी के भाइयों का नाम नहीं बता सकते आप, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नेपोटिज्म नहीं है। दूसरा क्या नहीं है 14 से इस सरकार में? हाईएस्ट ऑफिस में या आप करप्शन कहीं नहीं दिखा सकते। राहुल गांधी ने भरपूर प्रयास किया, राफेल का फर्जी मुद्दा उड़ाया, न जाने क्या क्या उड़ाया, लेकिन इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट ने सिद्ध किया कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो जब न नेपोटिज्म है 2014 से, न कोई भ्रष्टाचार है हाईएस्ट ऑफिस में, तो फिर आप नेपाल की यहां कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। पहले उन्होंने बांग्लादेश मॉडल को हाथ लगाया, कोशिश किया कि यहां पर बांग्लादेश हो। अब भी वो वोट चोरी का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन आप और आपके पिताजी दोनों बिहार घूम के आए हैं, जहां उन्होंने प्रयोगशाला बनाया वोट चोरी को, वहां कहीं कुछ नहीं साउंड कर रहा है। उनका वोट चोरी पूरी तरीके से फेल है। तो राहुल गांधी की स्थिति यह है कि वो एक हाथ में कभी पकड़ते हैं बांग्लादेश मॉडल, जो कि असफल हो गया, फिर वो कोशिश करते हैं कि नेपाल मॉडल पकड़ लें। अब आते हैं कि लद्दाख में जो कुछ भी सोनम ने किया, जानना बहुत जरूरी है। मैं जोड़े दे रहा हूं, सब कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि केवल 2024 का चुनाव मई में हुआ, मई से कुछ महीने पहले ही सोनम वहां पर नहीं ये साजिशें कर रहे थे। देखिए आप, जब भी डीप स्टेट इस तरह के एलिमेंट्स को तैयार करता है, तो कोई एक औजार, कोई एक मुखौटा, कोई एक चेहरा नहीं तैयार करता, वो कई प्यादों पर दांव लगाता है। इसी तरह भारत में जब 2014 में एक ऐसी क्रांति हो गई, तो डीप स्टेट और जितने भारत के विदेशी दुश्मन बैठे हुए हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि भारत में राष्ट्रवाद का उभार हो गया, भारत में राष्ट्रवादी क्रांति हो गई। और वो ऐसी क्रांति थी 2014 में नन्हे, कि जिसमें आपका जेन जे से लेके एक्स वाई जेड सारी जनरेशन, 80-85 साल का बुजुर्ग भी 2014 में राष्ट्रवादी राजनीति को अपना समर्थन दिया। तो पहली बार वोटर बना हुआ जो बिल्कुल यंग जनरेशन था, जो जेन जे है, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ चल पड़ा। यहां तक कि छोटे बच्चे नरेंद्र मोदी के अंदर अपने आइकॉन्स को देखने लगे। इसको महसूस करते हुए आपने देखा कि उससे पहले ये भांप चुके थे कि यूपीए 1, यूपीए 2,
यूपीए 2 का जो चरम भ्रष्टाचार था, इसमें यह स्पष्ट हो चला था कि कम से कम कांग्रेस रिजीम अब कंटिन्यू नहीं करने वाली। तो ये होमवर्क डीप स्टेट ने पहले से शुरू कर दिया था और उसने 3-4 ऐसे मुखौटे तत्व चुने, सेलेक्ट किए, और उसमें सिमिलरिटी बता रहा हूं कैसे होती है। अरविंद केजरीवाल नाम का एक मुखौटा तैयार किया गया और उसकी इमेज गढ़ी गई कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ेगा, उसको भी मैग्सेसे दिलाया गया। सोनम वांगचुक इसी तरह, इसका पिता कांग्रेस का नेता रहा है, कांग्रेस का पदाधिकारी रहा है, कांग्रेस से इलेक्ट हुआ है, इसको चुना गया। क्यों? क्योंकि वहां चाइना का इंटरेस्ट था। इसके अलावा आप एक प्रशांत किशोर को जो आप देख रहे हैं ना, आज नहीं तो कल, मैं आज आपके मंच से कह रहा हूं, मैं इस पर अपने यहाँ कल या परसों तक एक वीडियो डिटेल लेके आऊंगा। हम जरा काम कर रहे हैं उसके फैक्ट और फिगर्स पे। ये जो इवेंट मैनेजर प्रशांत किशोर आज बिहार में घूम रहा है, यह भी उसी तरीके का एलिमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में चले जाएं तो वहां पर रवीश कुमार उसी तरह का एलिमेंट है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि रवीश कुमार पहले पत्रकार से अब यूट्यूबर हुआ, यूट्यूबर के बाद उसका एक दूसरा चेहरा बहुत जल्द, दर्शक मेरी बात को याद रखें, मैं बहुत जल्द का मतलब ये नहीं कह रहा कि अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी स्टेट, डीप स्टेट का है, बाहरी शक्तियों का है। अब सोनम वांगचुक पे आ जाते हैं। सोनम वांगचुक 2009 में 3 इडियट्स रिलीज हुई और बनाई गई। ये पीआर का हिस्सा था, उसकी पर्सनैलिटी उस समय से बिल्ड की जा रही थी। वो कहीं का, वो आप कह रहे हैं कि इस समय वो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम के लिए जाना जाता है, नहीं, शुरुआत में वो किस काम के लिए जाना जाता है? ही इज ए इनोवेटर, वो इनोवेट करता है, वो वैज्ञानिक है। तो ये काम 2009 से पहले से डीप स्टेट के जरिए शुरू किया गया। आमिर खान के जरिए ये पूरी तरीके से एक पीआर फिल्म थी जिसको बनाया गया, उसमें पैसे लगे, और यही वजह है कि आमिर खान की फिल्में भारत में कम और चाइना में ज्यादा पैसा कमाती हैं, ध्यान रखिए, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। अच्छा, जब आप डीप स्टेट कहते हैं तो डीप स्टेट में अकेले कॉपीराइट केवल यूएस का नहीं है, केवल यूरोपियन कंट्रीज का नहीं है। डीप स्टेट का मतलब एक पैरेलल और ग्रे, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो सीधे सीधे सरकार न चलाते हुए बाकी जगह अपनी गोटियां सेट करता है। वो चाइना ओरिएंटेड भी हो सकता है, वो यूएस ओरिएंटेड भी हो सकता है, जहां लोगों के कॉमन इंटरेस्ट, जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शक्तिशाली बना के रखते हैं, उनका इंटरेस्ट जब एक साथ होता है तो सीआईए और चाइना मिल जाते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत बार हुआ है और लगातार होता है, क्योंकि कॉमन एजेंडे पे वो काम करते हैं, उनके लिए उनका बेनिफिट, उनका पैसा पहले होता है। अब आते हैं सोनम वांगचुक की टाइमलाइन, केवल दर्शकों के सामने में रख रहा हूं। जब मैंने ये वीडियो किया था अप्रैल में गौरव प्रधान के साथ, हमने इस पर करीब 15-20 दिन इस पर होमवर्क किया, तथ्य जुटाए। उसके बाद हुआ क्या था, अप्रैल मई में चुनाव होने थे और अप्रैल में माहौल अब धीरे धीरे पूरे देश में बन रहा था और एक तरह से चुनावी माहौल लोकसभा का गर्म हो चला था। ठीक उसी समय इस सोनम वांगचुक ने वहां पर एक यात्रा प्लान किया लद्दाख में, और वो यात्रा ये थी, पहले इसने ड्रामा किया, जैसे अरविंद केजरीवाल गुलाबी रंग का, याद हो ना, रजाई ओढ़ के सोया करता था और अनशन किया करता था, वैसे ही इसने लद्दाख में स्लीपिंग बैग में घुस के और पहले 4-5 दिन अनशन किया। वहां इसके इकोसिस्टम के लोग सप्लाई किए गए, वो वहां पहुंच गए। इसी के साथ साथ अगर दर्शक गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको सोनम वांगचुक की टीम, सोनम वांगचुक के सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, जबरदस्त प्रोफेशनल तरीके से एकदम डिजाइन फॉर्मेट में, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था, ठीक उसी तरह से वहां चल रहा था। और उसने अनाउंस कर दिया कि साहब हम मार्च निकालेंगे, यात्रा करेंगे। और यात्रा जानते हैं कहाँ की थी? इसने ये कहा कि हम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे और पूरे विश्व को बताएंगे कि चाइना ने भारत की, हमारी कितनी जमीन कब्जे में कर ली। अब आप सोचिए, और महीना उसने कौन सा चुना था? अप्रैल का। आप सबको पता है, आप तो आपके पिताजी भी बहुत बार गए हैं, आप भी उधर लेह लद्दाख काफी घूम के आते हैं। वहां की जो पहाड़ियां हैं और जो वहां पर हमारी जो बॉर्डर्स हैं, वो 15-16 हजार फीट की ऊंचाई के बॉर्डर है। वहां पर होता क्या है, हाँ ये देखिए, या ये ड्रामा था इसका अप्रैल में। इसी के बाद इसने यात्रा प्लान की थी। इसने ये कहा था कि हम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे और बताएंगे कि कैसे चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है। ठीक है, याद कीजिए, एक नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के इलेक्शन में जा रहे थे और ये वहां ये प्लान कर रहा था।
अब मार्च, अप्रैल, मई, ये वो 3 महीने होते हैं जब उस रीजन में मिलिट्री सप्लाईज दी जाती हैं ऊपर की हाईएस्ट चौकियों पर, हाईएस्ट पोस्टों पर। क्यों? क्योंकि विंटर आ जाता है तो उसके बाद कम्युनिकेशन टूट जाता है, बाय रोड आप नहीं जा सकते। केरासिन सप्लाई होता है, आर्म एम्युनिशन सप्लाई होता है, मतलब हैवी, मतलब 300-300 और 400-400 गाड़ियों का कानवाय जाता है। और चूंकि अब वहां पर बीआरओ ने रोड बना दी है तो रोड इज द सेफेस्ट वे वहां पर जाने के लिए। इसने प्लान किया कि हम उसी रोड से जाएंगे, यानी इसका पूरा इरादा था कि ये उस मिलिट्री की कानवायस को भी डिस्टर्ब करे, साथ ही साथ ये एक वहां पर भी तंडा खड़ा करे। लगभग 10-12 दिन इसका ये पूरा प्लान चला। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं आता हूँ, एक टर्म हमारे यहाँ बड़ा लोग यूज करते हैं, राष्ट्रवादी उससे बड़ा गर्व महसूस करते हैं, अननोन गनमैन। याद है ना? सबको याद होगा दर्शकों। लगभग 10-12 दिन डरना प्लान करने के पाकिस्तान। बाद, हाँ, लगभग 10-12 दिन प्लान करने के बाद नन्हे इस स्लीपिंग बैग में ये ड्रामा करने के बाद अचानक इस सोनम वांगचुक ने एक दिन अनाउंस किया कि हम अपनी यात्रा स्थगित कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, हम अपनी यात्रा नहीं निकालेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वहां पर कौन सी अदृश्य शक्ति ने काम किया, किसने इसको जो है इस बात के लिए मजबूर किया कि ये यात्रा न करे। मैं बताऊंगा कि क्यों ये मजबूर भी हुआ, और आज के सिनेरियो में जिस तरीके से वहां देखा जा रहा है और यहां तक प्रचारित किया जा रहा है कि वहां पर जेएनजे आंदोलन कर रहा है, नहीं। अब यहां पर देखिए, इसने चाइना के इंटरेस्ट के लिए ये काम करने का प्लान किया था, लेकिन उसमें ये असफल रहा। और मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, मैं जिन अदृश्य शक्तियों की बात कर रहा हूं ना, इसके 2 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट के बारे में हम ना डिस्कस करें, वो हमारी एजेंसी भी हो सकती है, हमारी मिलिट्री भी हो सकती है, और कोई भी हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा जो एलिमेंट है जिसने इसको मजबूर किया कि ये ड्रामा न करे और ये साजिश यात्रा वाली न करे, वो थे वहां के लोकल लद्दाखी बुद्धिस्ट, जो लद्दाखी जनता है, जो वहां के लद्दाख के ट्राइब हैं, मूल निवासी हैं। और उसी के साथ वहां बकरवाल समुदाय भी बहुत अच्छी खासी संख्या में है। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, आज जो वहां सड़कों पर उतार दिया इसने और 4-5 लोगों की जो हत्या हुई है, वो कैसे संभव हुआ? और क्यों मैं कह रहा हूं कि जेएनजे का आंदोलन नहीं है? अरे हाँ, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट मैं मिस कर गया। इसने जब अप्रैल में ये यात्रा प्लान की थी, आप याद करिए, दर्शक खोज लें, राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा उससे पहले हो चुकी थी। राहुल बहुत गांधी की इंपॉर्टेंट पॉइंट लद्दाख है ये। यात्रा उससे पहले हो चुकी थी। राहुल ने इसको वहां पर खाद पानी दिया और इसकी चाबी भर दी, लास्ट इसको ग्रीन सिग्नल दिया। चाइना से इसके पास पूरे निर्देश थे। राहुल गांधी और उसकी पार्टी, उसकी मां का चाइना के साथ, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो एग्रीमेंट है, इससे अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये सीक्वेंस हुआ, लेकिन उसको रोक दिया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो ये उतारने में सफल हो पाया है सोनम वांगचुक, जो कुछ भी करा पाने में सफल हो पाया है, उसकी वजह क्या है? 15 अगस्त को याद है, नन्हे प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी चेंज की बात की और कहा कि सीमाओं के इलाकों में जो हमारे बॉर्डर्स एरिया है, वहां पर डेमोग्राफी बड़े बुरी तरीके से बदली गई है। और उन्होंने एक टास्क फोर्स और एक टास्क योजना चलाई, टाइम बाउंड योजना चलाई कि हम डेमोग्राफी के इस बदलाव को, और बिहार के चुनाव में लगातार वो कह भी रहे हैं, बॉर्डर केवल बांग्लादेश का बॉर्डर ही तो नहीं है ना। बांग्लादेश के अलावा हमारे पास चाइना का बॉर्डर है, हमारे पास पाकिस्तान का बॉर्डर है, हमारे पास नेपाल का भी बॉर्डर है। और नेपाल में भी ये हुआ है, नेपाल में भी उत्तर प्रदेश ने कैसे मदरसे ढाए हैं और कैसे डेमोग्राफी वहां की सुधारी है, ये भी देखने वाली बात है। तो वहां पर लद्दाख में जब 370 नहीं था और जम्मू कश्मीर एक साथ मिला हुआ था, तो लद्दाख की डेमोग्राफी बदली गई। और आपके दर्शकों को जान के ये आश्चर्य होगा कि जहां पर डेसिमल में मुसलमान थे जिस लद्दाख एरिया में, आज की स्थिति यह है कि 46%, 46% जनसंख्या लद्दाख में मुसलमानों की है। उनके बीच एक बड़ा खूनी संघर्ष भी हुआ था। जो मुसलमान हैं लद्दाख में, जो इनक्रोच किए हुए हैं, और वहां के जो बुद्धिस्ट हैं, जो लद्दाखी जनता है, एक बड़ा हिंसक कांड हो चुका है, इससे पहले हो चुका है। तो ये सपोर्ट 46% से मिल रहा है सोनम वांगचुक को। खाद पानी राहुल गांधी का वहां लगा हुआ था, और
अब जो चेहरे नजर आ रहे हैं, जो चेहरे आइडेंटिफाई हुए हैं, वो भी साफ तौर पर हैं कि कौन है। तो इसलिए इसको आप जेएनजे का आंदोलन बिल्कुल नहीं कह सकते। ये जेएनजे का आंदोलन बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बात के लिए अब लोगों को तैयार रहना चाहिए। और एक चीज और बड़ी नेगेटिव चीज फैलाई जा रही है, इसमें स्थापित मीडिया भी काम कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां के मुसलमान लद्दाख के और बौद्धिस्ट जनता जो लद्दाखी हैं, वो दोनों एक साथ हो गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बताता हूं क्यों। मैंने अभी आपसे कहा ना कि अप्रैल में इसने क्यों पोस्टपोन किया और कहा कि कैंसिल किया, यात्रा नहीं करेंगे। उसकी वजह जानते हैं क्या है? आधा तो इसको उस अदृश्य शक्तियों ने इसकी दवाई की, और जो सबसे बड़ा कारण था ये इसके फेल होने का उस साजिश में, वो ये था कि जो बहुसंख्यक लद्दाखी जनता है वो सोनम वांगचुक के इस खतरनाक इरादे के बिल्कुल विरोध में है। इसको वहां का लोकल सपोर्ट नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं, 4-6 कैमरे के आगे यूट्यूबर्स में या वीडियोस में अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं ये मार्केटेड है। ये उतना इनोसेंट नहीं है, वेल प्लान्ड है, और इसके पीछे प्रोफेशनल टीम काम करती है। तो ग्राउंड स्थिति नहीं है। और इसका कारण यह है कि अगर आप लद्दाख के मूल निवासियों का पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे बहुत पुराना तो छोड़ दीजिए, आप मैं कारगिल का ही बता दे रहा हूं आपको। कारगिल के समय आप याद कीजिए कि कांग्रेस के ए के एंटोनी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने हाउस में कहा है कि साहब देखिए, बेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ये है कि वहां हम डेवलप न करें बॉर्डर्स को, क्योंकि बॉर्डर को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो वहां दुश्मन आएगा ही नहीं। आप सोचिए, तो जब ये नीति थी तो इवन जब कारगिल भी हुआ तो न रोड्स थे न कुछ थे। बीआरओ तो आज बना रहा है, 2014 के बाद ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, कम से कम चाइना बॉर्डर पे। तो उस समय जो सप्लाईज थी, रोड्स थी नहीं, तो जितनी भी सप्लाई आर्म फोर्सेस को जाती थी वो लद्दाखी पोर्टर्स करते थे, खच्चर के थ्रू और पोर्टिंग के थ्रू। और यहां तक कि लद्दाख में आलू की खेती बड़ी अच्छी होती है, तो जितने आर्म एम्युनिशन, जितना ईंधन पानी वो पोस्टों तक पहुंचाना होता था वो लद्दाखी लोग ही करते थे, और आज भी करते हैं। लेकिन आज रोड बन गई है तो मिलिट्री अपनी गाड़ियों से भी चली जाती है। तो एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक संबंध, और बड़े हाईली पे होते थे, इनको पे ऑफ बड़ा अच्छा मिलता था, मिलिट्री इनको अच्छा पे करती थी। तो एक बहुत अच्छा फ्रेंडली इकोसिस्टम था लोकल लद्दाखीज और जो हमारी सेना है उसके बीच। तो ये हमेशा से नेशनलिस्ट रहे। ये 46% जो वहां से धीरे धीरे इंसर्ट किए गए जम्मू कश्मीर के और वैली के थ्रू, उनकी वजह से आज वहां पर थोड़ा बहुत आपको हल्ला दिखाई दे रहा है। और यही प्रधानमंत्री की नजर में है, वो चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो या लद्दाख का बॉर्डर हो। तो ये स्थिति है, और निश्चित रूप से नेगेटिविटी फैलाएगा राहुल गांधी। वो लगातार कोशिश कर रहा है। मैंने पहले ही कहा, एक हाथ में उसके बांग्लादेश है, दूसरे हाथ में नेपाल। कभी ये पकड़ता है, कभी ये पकड़ता है, वो खुद कंफ्यूज है। लेकिन दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ये एक और प्रयास है सोनम वांगचुक का। और एक चीज और बता दूं, जरा टेक्निकल चीज है कि ये इसकी डिमांड क्या है। देखिए, सबसे पहले इसने स्टेटहुड की डिमांड नहीं की थी। शुरुआत जब इसने किया तो उसने कहा कि हमको 6 शेड्यूल दे दीजिए, और यही सोनम वांगचुक इसने 370 हटने के बाद ये भी बयान दिया कि हम 370 जब था तब इससे ज्यादा खुश थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसकी पहले दिन से थी, लेकिन ये पोस्चरिंग अपनी दूसरे तरह से कर रहा था। अब 6 शेड्यूल क्या है? 6 शेड्यूल लगभग 370 है, लगभग 370 है। हालांकि 6 शेड्यूल बना है आदिवासियों के, आदिवासी परंपराओं और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए। लेकिन अगर 46% वहां पर मजहबी हैं, तो आप सोचिए वो आदिवासी उस पर हावी होंगे कि ये मजहबी हावी होंगे, जिनको कि पहले से आदत है लद्दाख को लूट के खाने की, लद्दाख के हिस्से की लूट के खाने की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसी भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने ये वादा किया कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे, लेकिन नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। और ये जानबूझ के नहीं दिया। जब तक वहां की डेमोग्राफी नहीं सही कर लेंगे नरेंद्र मोदी सरकार, तब तक 6 शेड्यूल नहीं दिया जाएगा, और न देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही 6 शेड्यूल मिला तो लगभग 370 की स्थिति हो जाएगी। कारण ये संक्षेप में बता देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देगी, सारा कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले के जम्मू कश्मीर में जाता था, लेकिन वो कब खर्चा होगा, कहां खर्चा होगा, किस तरह खर्चा होगा, ये सब वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा।
और जो खतरनाक स्थिति होगी अगर 6 शेड्यूल आ गया तो। यहां तक कि 6 शेड्यूल जो है वो अलग कानून पास करने की भी इजाजत देता है, ताकि जो आदिवासी कल्चर है, जो आदिवासी ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, उन पर कोई इंक्रोचमेंट ना हो सके। लेकिन चूंकि वहां डेमोग्राफी बदल के 46% मजहबी घुसाए जा चुके हैं, तो आज की स्थिति में वादा करने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार वहां 6 शेड्यूल नहीं दे रही है। अब इसने पलट के कहना शुरू किया है रंग बदल के कि अब हमें स्टेटहुड चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी से इसको मिला है खुराक कि वोट चोरी का हम फिल्म बना रहे हैं, वोट चोरी का हम फंडा कर रहे हैं, तुम यहां वोट मांगने का अधिकार दो। और उसका सबसे बड़ा सबूत है आज अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, अभी उठा के आप देख लीजिएगा ये वीडियो करने के बाद। और दर्शक ये वीडियो देखने के बाद अरविंद केजरीवाल के ट्विटर अकाउंट पर चले जाएं, और वहां उसने कह दिया कि वो और क्या मांग रहे हैं, वोट ही तो मांग रहे हैं। तो ये मॉडल है। लेकिन संतोष हमको ये होना चाहिए नन्हे कि 2014 में हम ये क्रांति भारत में कर चुके हैं, और वो क्रांति 2014 से 2019, 2019 से 24 चल रही है। इसलिए भारत में अगर कोई नेपाल की कल्पना करता है तो भारत का मतदाता उसको रेल राल नेपाल बना देगा। अब दर्शक इस रेल राल का अर्थ लगा लें। मैं आपसे जो दूसरा सवाल पूछने जा रहा था, मैं अरविंद केजरीवाल की जो ये पॉलिटिक्स है ना, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्या रोता था, उसको सिर्फ यहाँ एक चीज चाहिए थी, पुलिस। भाई अरविंद केजरीवाल के पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं है तो गुंडागर्दी नहीं है। तेजिंदर बग्गा को उठाना है तो पंजाब पुलिस से उठवाता था ना, खुद की पुलिस होती तो दिल्ली में उठा लेता, नरेंद्र मोदी को उठवा लेता। उसका पता है क्या था कि भैया मुझे पुलिस दे दो बस एक बार। अब सोनम वांगचुक का क्या है कि हमको 6th अमेंडमेंट में क्या चाहिए, इनको 6 शेड्यूल में पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए है, 2 पार्लियामेंट्री सीट चाहिए। तो ये ऐसी डिमांड्स है, सारी दुनिया जानती है। अगर 10 लाख से कम वोटर है तो आपको कहां से एक नई पार्लियामेंट्री सीट मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वो आप वाली बात जो एक खाद पानी इसको राहुल गांधी दे रहा है ना है। और इन सबको ये लग रहा है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद जेनजी हमारे साथ हो जाएगी। मैं एक बात बताऊं अवनीश जी, मुझे तो फिर लग रहा है कि राहुल गांधी ने निशिकांत दुबे जी की वो वीडियो लगता है देखी नहीं है या किसी ने दिखाई नहीं है, बहुत हल्के में दे रहे हैं। नहीं, हल्के में बिल्कुल नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जेनजी उतर तो गई, राहुल गांधी का कहां मान तो लिया उसने, एबीवीपी का झंडा लहरा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं वही कह रहा हूं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और एक चीज और देखो, सिर्फ एनएसयूआई को नहीं हराया, इन कैंपसेस में एनएसयूआई फिर भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। यहां पर लेफ्ट हमेशा स्ट्रांग रहा है, चाहे कोई भी कैंपस उठा के देख लो, ज्यादातर कैंपस वहां पर। और नेपाल में कौन तोड़े गए हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी, वो भी कम्युनिस्ट, जो सत्ता वाले थे वो भी कम्युनिस्ट। इसलिए निशिकांत जी ने अभी फिर भी बड़ा सभ्यता से कहा है। और तुमने एक चीज और देखा होगा नन्हे, अखिलेश यादव शुरू में हुआ बोले कुछ दिन राहुल के साथ, अब चुप हो गए। उनको पता है कि नेपोटिज्म के खिलाफ अगर क्रांति होगी तो सैफ ही दौड़ाया जाएगा। तेजस्वी भी चुप है, सही, उसको भी पता है, उसने बोल दिया गठबंधन फंसा पड़ा है, कार्य समिति की बैठक करनी पड़ी है राहुल गांधी को। तेजस्वी कह रहा है कि हम पूरी सीट लड़ेंगे, क्योंकि पता है कि अगर भारत में नेपोटिज्म दौड़ाया जाएगा तो 10 जनपद दौड़ाया जाएगा, सैफई दौड़ाया जाएगा, पटना दौड़ाया जाएगा, स्टालिन का घर दौड़ाया जाएगा, ममता बनर्जी की बाड़ी दौड़ाई जाएगी। क्या बात करते हैं? जिस नरेंद्र मोदी के घर खानदान का नहीं पता, जिस योगी आदित्यनाथ की बहन चाय बेचती है, ऐसी पार्टी और ऐसी विचारधारा को नेपोटिज्म, और यहां तुम नेपाल और बांग्लादेश कराओगे। इसलिए ये सारे जी, अब चूंकि जानते हो ना, बयाना जब आदमी ले लेता है तो जैसे गंदा गंदा स्टेज मिल जाता है, फिर भी नाचता है नचनिया। मैं देखो रचनाकर्मी हूं, नचनिया कह के मैं किसी का असम्मान नहीं कर रहा, मैं खुद ही कला प्रेमी हूं, कला धर्मी आदमी हो, तुम जानते हो। लेकिन इन्होंने भारत के शत्रुओं से सुपारी पकड़ ली है, और सुपारी पकड़ ली है तो वो निभाना पड़ता है। ये सब के सब जिस तरीके से रवीश कुमार एंड गैंड सुपारी जर्नलिज्म करता है, इसी तरीके से ये भारत में सुपारी पॉलिटिशियन है, ये सुपारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको नहीं पता जेएनजे उतरा तो फिर इन्हीं के पाजामे की धूल उड़ेगी, साफ तौर जी। वैसे मैं जनता को याद दिला दूं कि इससे पहले पंजाब में भी अलगाववाद और राष्ट्र के और देश के खिलाफ बोलने वाले एक नेता हुए थे। पिछले
कई सालों से मुझे लग रहा है कि खट्टा इमली वाला पानी और साथ में भात खा रहे हैं। पंजाबी आदमी तो चावल खाता नहीं है और डिब्रूगढ़ जेल में रोटी मिलती नहीं है। तो सर एनएसए की भी सुना है तैयारी है, एनएसए लगाने का भी मूड बना ली है सरकार। नहीं, कल रात में 10 साढ़े 10 बजे जो प्रेस नोट जारी हुआ है सोनम वांगचुक एपिसोड पर, लद्दाख एपिसोड पर, वो अपने आप में सब कुछ कह देता है। उसमें सीधे सीधे सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है जो कुछ भी हुआ है। और जब कोई सरकार कोई प्रेस रिलीज देती है नन्हे, तो दर्शकों के सामने भी मैं बता दूं कि वो केवल 1 या 2% होता है जितना सरकार कर चुकी होती है, कर रही होती है, करने की प्लानिंग कर चुकी होती है। तो अगर उस कागज में सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है, तो अब इनका बहुत कायदे से इलाज होगा, सारा बत्था इनका दूर हो जाएगा और फिर रूह इनकी कांपेगी और ये जो मुलायम चेहरा लेके घूमता है, ये सारी औकात इसकी पता लग जाएगी, सब पता लग जाएगी। मैं बता रहा हूं, गंभीर तैयारी है सरकार की। ये धरना बंद कर देगा आज के बाद। एक्चुअली आज तक ना इसके खिलाफ कोई जो विधिक कार्रवाई थी वो भी नहीं हुई और इसको अभी तक अपने उस इंजीनियर और इनोवेटर बनने का, अपने लद्दाखी का इसको बहुत बेनिफिट मिलता रहा है। फ्रॉड है इसका वो जी। अभी क्या, अभी जो आज हमने एक वीडियो पुराना वाला रिलीज किया है, आज पुराना वाला एक वीडियो केवल रिलीज किया है, कल हम दोबारा दूसरा वाला रिलीज करेंगे, वो 40 मिनट का, उसको भी हम टीम से कह रहे हैं कि थोड़ा एडिट करे। उसमें इसके फैमिली, इसकी पत्नी के क्या कनेक्शन हैं इंटरनेशनल एजेंसियों से, उसका खुलासा है। दर्शक जरूर देखेगा, आप भी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, कल मैं आपको भेजूंगा। उसमें हमने 1.5 साल अप्रैल में ये खुलासा किया था। हाँ, और ऐसा सुनने में एक और चीज आ रही है कि एफसीआरए के तहत इसको जितनी आज तक फंडिंग मिली है ना, जांच शुरू हो गई है, भी जांच शुरू कर दी है, जांच शुरू हो गई है, एफसीआरए वाली जांच शुरू हो गई है। एनएसए के लिए कार्रवाई चल रही है, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। इसे पूरी तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि अब तक क्यों नहीं निपटा गया। आप खुलासा कर सकते हैं 1.5 साल, 2 साल पहले तो सरकार क्या कर रही थी। देखिए, मोदी जी बहुत ठंडा करके खाते हैं और इतना ठंडा करके खाते हैं कि 65 साल राज करने वाले राहुल गांधी और उनका परिवार जब ठंडा हुआ तो 14 से लगातार ठंडा ही हो रहा है और कपड़ा उतार के नाचने पर मजबूर है। तो सबकी अपनी स्टाइल होती है। और अगर सोचिए, आप किसान आंदोलन को अगर लाठी से दबाया होता, पहलवान आंदोलन को अगर लाठी से दबाया होता, शाहीन बाग को अगर लाठी से दबाया होता, तो फिर आप इन्हें सस्ता औजार दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जैसा मैच्योर्ड पॉलिटिशियन और भाजपा जैसी मैच्योर्ड पार्टी कभी इस तरह के सस्ते चारे नहीं निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की प्रगति अभी बिल्कुल रास्ते में है, अभी हमको उस पर फोकस करना है। ये एलिमेंट तो आपको लगातार डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए अभी हमें एक बीच का रास्ता लेके चलना है और मुझे उम्मीद है, और उम्मीद और मुझे संतोष दोनों है कि सरकार इस तरफ काम कर रही है। क्यों? क्योंकि करोड़ों मेजॉरिटी वाले भारतीय मतदाताओं का साथ उनके साथ है, राष्ट्रवाद के साथ वो जी रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2014 में हमने सांस्कृतिक क्रांति की है, राष्ट्रवादी क्रांति की है और वो लगातार कंटिन्यू है। आप इसको सिर्फ ये ना समझे कोई कि हम 2014 से खाली एक सरकार बना रहे हैं पार्टी की, नहीं। इतिहास याद रखेगा इस पीढ़ी को कि हमने भारत में वो सांस्कृतिक क्रांति की है, वो राष्ट्रवादी क्रांति की है जो इतिहास में समय आने पर दर्ज होगा। इसलिए सिर्फ इसे ये ना समझें कि हम 5-5 साल के लिए एक सरकार चुन रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हमने इस दौर में 2014 से अब तक जो दौर चल रहा है, आगे जो दौर आने वाला है, उसमें क्या किया है और कैसे भारत को हमने बचाने का काम किया। इसलिए हम सब बधाई के पात्र हैं, एक एक व्यक्ति बधाई का पात्र है जो राष्ट्रवाद को जी रहा है। जी। तो अवनीश जी, आपने मुझे समय दिया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की खरी खोटी, स्लो जिंदगी और प्रारब्ध की वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अवनीश जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। थैंक यू।